हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? आप लोगों का आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो चुका है और अब जोड़ तोड़ की सरकार बननी शुरू हो चुकी है। आप लोगों की कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर पास होगा या नहीं होगा? अब ज़्यादातर बच्चे यही सोच रहे हैं कि सर कट ऑफ बता दीजिएगा। देखिए, कट ऑफ आप लोग क्वेश्चन करके आए हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, चाहे आपने राजस्थान से पेपर दिया है, चाहे गुजरात से दिया है, चाहे जम्मू, चाहे यूपी। अगर मैं मेरे नज़रिए की बात करूं तो अगर गुजरात की अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर गुजरात की अपने बात करें, अगर कोई कैंडिडेट 42 से 43 क्वेश्चन ही करके आ रहा है और 100% उसकी एक्यूरेसी है तो उसका पेपर पास होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं आएगी गुजरात स्टेट के अंदर। जहाँ तक मेरा मानना है कि गुजरात की जो कट ऑफ रहने वाली है लगभग 45 से 47 नंबर कट ऑफ रहेगी, प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, 45-47 नंबर कट ऑफ जा सकती है। इसी प्रकार हम राजस्थान स्टेट की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर यही है 55 नंबर, प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, 55 से लेकर 53, 55 या 57 नंबर कट ऑफ हो सकती है। इतनी कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग घर पे तैयारी कीजिए अच्छे से, नेक्स्ट वाले पेपर का अच्छे से तैयारी करें। आप लोग घबराने वाली जरूरत नहीं है। अब ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है कि सर पता नहीं प्री पास होगा, जीके पढ़े या हम न पढ़े। जीके तो साहब देखो पढ़ना पड़ेगा, डिमोरलाइज होने से कुछ नहीं होने वाला। जीके आपको याद करना पड़ेगा। जो आपका पास्ट है उसे भूल जाइएगा। आपने आरआरबी पीओ का एग्जाम दे दिया है, उसको भूल जाए। नेक्स्ट टारगेट सेट करें। जिन बच्चों का 19 तारीख को पेपर है, 20 को पेपर है आपका और 26 तारीख को पेपर है, पास्ट है उसको भूल जाए, क्योंकि आप उसको याद करेंगे तो 19, 20 और 26 वाले पेपर की आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो रिजल्ट भी आ जाएगा। अपने यही मान के चले कि प्री पास है, आगे वाला 19, 20 और 26 को जो पेपर है उसकी जबरदस्त तैयारी करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपका 19, 20 और 26 को क्लरिकल का एग्जाम है, उसके लिए मैं बीच वाले क्वेश्चन लेके आया हूं सभी टॉपिक के और एक साथ डिसाइड करेंगे। मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था, लेकिन अब आपके पास में टाइम कम है क्योंकि 19, 20 और 26 का पेपर है आपका क्लरिकल का, तो सारे टॉपिक तो मैं करवा नहीं सकता। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर, अब मैं यही कोशिश करूंगा कि 26 तारीख तक लगातार आपके सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता जाऊं सभी टॉपिक के। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आज से कि आप लोगों को वो क्वेश्चन मैं बताऊं जो आपको हुबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिले जी आरआरबी क्लर्क के लिए। तो देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है साझेदारी का, मैंने क्वेश्चन लिया है, लाभ हानि का क्वेश्चन लिया है, CISI का लिया है, टाइम एंड वर्क का लिया है और मिशन का क्वेश्चन लिया है। नाव धारा का भी मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को। सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले 5 क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एक बार क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, ए व बी ने क्रमशः 3000 एवं ₹P के निवेश से एक साझा व्यापार आरंभ किया। साझेदारी से व्यापार शुरू किया है। ए और बी ने पार्टनर बने हैं। ए और बी तो देखिएगा जैसा कह रहा है वैसा लिख लेते हैं कि ए और बी ने, ए ने पैसे लगाए हैं कितने, 3000 रुपये लगाए हैं जी, और बी ने कितने रुपए लगाए हैं, ₹P का निवेश किया है। अब वो कह रहा है आरंभ से 6 महीने बाद बी व्यापार से अलग हो जाता है। अलग होने का मतलब क्या हुआ, व्यापार छोड़कर चला जाता है। तो किताब कह रही है कि 6 महीने के बाद ये चला गया, 6 माह के बाद ये व्यापार से क्या हो गया, अलग हो चुका है, व्यापार छोड़ दिया है। एवं सी एक निश्चित निवेश के साथ ए का साझेदार बन जाता है। जब 6 महीने के बाद बी व्यापार छोड़कर जाता है तो उसके स्थान पर कौन आ जाता है, सी आ जाता है। और ये कितने महीने बाद आता है, जब बी छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब कितने महीने बाद, 6 महीने के बाद। और एक निश्चित राशि का निवेश करता है। निश्चित राशि का हमें पता नहीं, हमने मान लिया जी इसने लगाए हैं X रुपए लगाए हैं सी ने। वो कह रहा है 1 वर्ष के अंदर वार्षिक लाभ में उनके लाभांश का संगत अनुपात। वो कह रहा है इनके लाभ का जो रेशो दिया हुआ है, 1 साल की बात हो रही है, वो कितना है, 5, 4 और कितना है, 3 का अनुपात दिया गया है। देखिएगा अब मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं, जिसकी पूंजी उसका लाभ रख लेते हैं जी। देखिएगा
एक साल का हिसाब हो रहा है, एक साल का हिसाब है, ए के बारे में कुछ कहा नहीं गया, इसका मतलब इसने पैसे कितने महीने के लिए लगाए, 12 महीने के लिए लगाए। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि बी ने कितने महीने, 6 महीने बाद ये व्यापार छोड़ के चला गया, इसका मतलब इसने पैसे कितने महीने के लिए लगाए, 6 महीने के लिए। और सी ने कितने महीने के लिए लगाए हैं, 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने के बाद शामिल हुआ है, क्योंकि जब बी छोड़ के गया है उस टाइम कौन आया है, सी आया है, इसका मतलब ये 6 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। अब देखो मेरे पास में ए और बी की पूंजी है, तो मैं ए और बी का क्या उठा लेता हूं, लाभांश उठा लेता हूं। देखो जरा कट रहा है तो काट लें क्या इसको, ये कितना आ गया आपके पास, मैं सिर्फ ए और बी की बात कर रहा हूं, पहले इसको काटा तो ये कितना आ गया आपके पास में 2 आ चुका है, तो मैं लिख सकता हूं 6000 और ये कितना रह गया पी, तो ये आपके पास में ए और बी की क्या हो गई पूंजी, तो ए और बी का लाभांश इसके सामने रख दें, 5 अनुपात कितना है 4, जिसकी पूंजी उसका लाभ रखते हैं साहब। इसको काटेंगे 12 पंजा कितना हो गया 60, क्रॉस गुणा कर दिया तो 12 चौका कितना हो गया आपके पास में 48 हो चुका है, 12 चौका कर दिया तो कितना आया 48, तो पी का मान कितना आ गया 4800 आ चुका है साहब। बात समझ में आई है क्या? अब मैं यहां से क्या बता सकता हूं कि बी ने कितने का निवेश किया था, 4800 रुपए का निवेश किया था। अब बी का निवेश पता है और बी का टाइम पता है, अपने को बताना क्या है, सी ने कितनी धनराशि का निवेश किया है, तो मैं बता सकता हूं यहां से, क्योंकि बी को निवेश पता, बी का टाइम पता। यहां पर सी का निवेश पता नहीं है लेकिन सी का टाइम पता है। देखो अब ये 4800 का गुणा 6 से करेंगे, एक्स का गुणा 6 से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बी के सामने बी का लाभ रख दें और सी के सामने सी का लाभांश रख दें, तो 4800 बटा में कितना, x बराबर में 4 अनुपात कितना 3, ये कितना आ गया 12, 12 तिया 36, तो x का मान कितना आ गया 3600 आ चुका है। या मैं कह सकता हूं 4 अनुपात का मान 4800 है तो 1 अनुपात का मान 1200, तो 3 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। आपको यही चीज बतानी थी कि सी ने कितनी धनराशि का निवेश किया है, तो सी ने कितने रुपए लगा दिए हैं, 3600 रुपए लगा दिए हैं। सब बात समझ में आई है क्या? अब पूरा डिटेल से तो मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, क्योंकि ये टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा तब डिटेल से पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैं एक बार आरआरबी के लिए पढ़ा रहा हूं आपको ये चीजें। आरआरबी कलर के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो कलर की मेरिट जाती है वो भाई साहब ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे आप लोगों को। खूब मेरिट जाती है क्लरिकल की, खूब मेरिट जाने वाली है, 70++ का, चाहे आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भरा है, 70 नंबर आपको क्लरिकल में लेके आने पड़ेंगे। जब तक 70 नंबर नहीं आएंगे, 70 नंबर का मतलब ये बीच वाले क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी उसे 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 460 रुपए है, लागत मूल्य का मतलब जानते हो क्या आप लोग? लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? हमें वस्तु का कॉस्ट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस कितना है 460 रुपए। इतनी बात समझ में आई? अब वो क्या कह रहा है, तो उसे क्या हुआ 20% लाभ होता है। लाभ अगर आप लोगों को पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, तो आप ये बता सकते हो क्या सेलिंग प्राइस क्या होगा? बता सकते हैं ना। 460 का 20% निकाल दिया तो 92 रुपए का लाभ हो गया क्या? जब कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर लाभ जोड़ा जाता है तो क्या आता है आपके पास में? सेलिंग प्राइस आ जाता है। वो सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 552 रुपए बन गया क्या? समझ में आई है क्या? 460 का 20% निकाल दिया तो 92 रुपए आया, और कॉस्ट प्राइस में लाभ जोड़ते हैं तो क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। अब उसने क्या कहा था, इस प्रकार दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि वह 20% क्या देगा? छूट देगा। आपको क्या दिया गया है? डिस्काउंट पता है, छूट पता है, कितने की है? 25% की छूट है। आपको बताना क्या है? उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, प्रिंट रेट बताना है। तो प्रिंट रेट आप बता सकते हो क्या? बता सकते हैं। मैंने आपको क्या चीज पढ़ाई थी क्लास के अंदर? देखो मैं एक फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है और अंकित मूल्य बताना है, प्रिंट रेट बताना है, तो अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस का गुणा किससे करेंगे? 100 से। बट्टा में क्या लिखेंगे? 100 माइनस का छूट का % लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य। या मैं ये कह सकता हूं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 है,
अगर इसके ऊपर 25% की छूट पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचेगा? 75 रुपये में बेचेगा क्या? किताब वाला झूठ बोल रहा है। किताब वाला क्या कह रहा है? बेच कितने में रहा है? 552 में। आप क्या कह रहे हो? कितने में बेच रहा है? 75 में। तो 75 का मान किसके बराबर हो गया? 552 के बराबर। तो 1 का मान 552 बट्टा में कितना? 75। बताना क्या है? अंकित मूल्य बताना। तो अंकित मूल्य आपने क्या माना था? 100, क्योंकि जब अंकित मूल्य 100 है, 25% छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में? 75 में। अगर अंकित मूल्य 100 है तो गुणा किससे कर दो? 100 से गुणा कर दो। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 18 तिया 54 और 4 तिया 12 आ चुका है साहब। ये आपके पास में आ चुका है जी 18 चौका 72, 4 चौका 16, तो कितना आ चुका है? 700 कितना आ गया? 36 रुपये। तो आपने बता दिया वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 736। या इस फॉर्मूले में रख सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास? 552 इंटू में क्या कर दें? 100, और 100 माइनस का छूट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 75 ही आएगा ना। तो यही चीज मैंने बताई है आप लोगों को कि किताब झूठ बोल रही है, आप हरिश्चंद्र हैं, एकदम सच बोल रहे हैं। किताब कह रही है कि 552 रुपये में बेचा है और आपने कह दिया जी बेचा कितने में है? 75 में। 75 का मान 552, तो 100 का मान कितना आ गया? 736 रुपये आ चुका। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को? ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग जो बच्चों के पास में मेरी सीट अवेलेबल है क्लासरूम वाली, वो 26 तारीख तक सारी की सारी सीटों को रिपीट करें भाई साहब। सारी की सारी सीट वो घर पे रिपीट करें, क्योंकि जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे उन चीज़ों को पेपर में दिमाग नहीं चलना। देखिएगा क्या कह रहा है, चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है। देखिएगा, P रुपए की धनराशि को साधारण ब्याज पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि। प्राप्त धनराशि का मतलब क्या हो गया? मूलधन प्लस का ब्याज। कहने का मतलब क्या हो गया? मिश्र धन। तथा P प्लस 500 रुपए की धनराशि को साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि के मध्य अंतर कितना है? 760। प्राप्त धनराशि का अंतर 760 है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों के मिश्र धन का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 760 आ रहा है। अमाउंट का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 760 रुपए का है। अब कह रहा है आप लोगों से P प्लस 1000 रुपए की धनराशि को 5% की दर से। ये तो बाद की बात हो चुकी है, पहले चलते हैं। देखो, किताब वाला कह रहा है कि आपके पास में प्रिंसिपल दिया हुआ है P रुपए, जैसा कह रहा है वैसे लिख देते हैं। रेट आपके पास में है 6% और टाइम भी दिया गया है ना, कितना है? 2 वर्ष। और किसके ऊपर निवेश कर रहा है? सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर निवेश कर रहा है। इतना दे रखा है ना आपको। अब अगर है P प्लस 500 रुपए की राशि, तो हमने लिख दिया जी P प्लस प्रिंसिपल, दोबारा कितना हो गया? P प्लस कितना हो गया? 500। और वो कह रहा है रेट कितनी दे रखा है? 10% आपके पास में रेट है। और वो कह रहा है 2 वर्षों के लिए निवेश करेगा, 2 वर्ष का टाइम भी दिया हुआ है। और किसके ऊपर निवेश कर रहा है? आप लोगों को कहा गया है साधारण ब्याज के ऊपर ये निवेश कर रहा है। इसका मतलब यहां पर भी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर निवेश है। अब वो क्या कह रहा है आप लोगों से? प्राप्त धनराशि का अंतर। इसका मतलब यहां से जो आपको अमाउंट मिलेगा और जो यहां से अमाउंट मिलेगा, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस का क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा आपके पास में, उनका जो डिफरेंस आने वाला है, उनका डिफरेंस कितने का रहेगा? 760 रुपए का रहेगा। बात समझ में आई है क्या? देखो, साधारण ब्याज की बात करते हैं। आपको पता है साधारण ब्याज P गुणा R गुणा T बट्टा में क्या करते हैं? 100। तो क्या आ जाता है आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है ना आपके पास। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस का क्या होता है? ब्याज होता है आपका। देखो, P गुणा R गुणा T करेंगे तो यहाँ का आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 12P बट्टा में 100। इसी प्रकार मैं यहाँ की बात करूंगा तो P गुणा P प्लस का 500 गुणा में क्या कर देंगे? 20। तो मैं यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट लिख सकता हूँ क्या? 20P प्लस का 20 का गुणा करेंगे इससे, तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा? 10,000 और बट्टा में कितना आ जाएगा? 100। ये आपके पास में क्या आया है? यहाँ का क्या आ चुका है? साधारण ब्याज आ चुका है। अब अगर वो कहता इस राशि के
ऊपर निवेश ब्याज और इस राशि के ऊपर निवेश ब्याज का अंतर 760 है, तो आप 12P और 20P के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, प्राप्त धनराशि का अंतर 760 है, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, दोनों का मिश्रधन चाहिए ना। तो देखो, अगर P रुपए आपके पास में मूलधन है और ब्याज 12P है, इसका मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा आपके पास में 112P हो जाएगा। क्या 112P बटा में कितना आ जाएगा 100। देखो बता रहा हूं, P प्लस का क्या करेंगे 12P बटा में 100 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 112P बटा 100। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 100P प्लस का कितना हो जाएगा 100P प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास में 50,000 और प्लस का कितना है 20P प्लस का कितना हो गया 10,000 और बट्टा में कितना आ गया 100 आ चुका है। सब बात समझ में आई है क्या, नहीं आई, मेरे को पता है। देखो, अगर P प्लस का 500 और ये तो आपका क्या हो गया मूलधन, ब्याज कितना है आपके पास में 20P प्लस का कितना है 10,000 और बट्टा में कितना है 100। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 100 आएगा, ये 50,000 हो जाएगा, ये 20P ये कितना है 10,000। अब देखो, इसको एक बार मैं जोड़ लेता हूं और जोड़ के मैं बता रहा हूं। देखो एक बार, ये 100 और ये 20 कितना हो गया 120P हो गया क्या, और ये कितना है 50,000 और ये कितना है 10,000। तो मैं लिख सकता हूं क्या 120P प्लस का 60,000 और बट्टा में कितना आया 100। यहाँ का मिश्रधन पता है ना कितना है आपके पास में 112P बट्टा में कितना है 100। और डिफरेंस की बात करा, अंतर की बात करा तो बीच में निशान माइनस का। 112 में से 120 में से 112 घटाएंगे तो 8P प्लस का कितना रह गया आपके पास में 60,000 और बट्टा में कितना 100, बराबर में डिफरेंस कितने का है 760 का है। अब ये इसके बट्टा में है तो इसके गुणा में चला जाएगा ना, तो आप लोग कह सकते हैं 8P बराबर प्लस का कितना है 60,000 बराबर में कितना हो गया 76,000 हो गया क्या, ये इस साइड जाएगा माइनस का, तो 8P के बराबर में कितना बन गया 16,000 बन गया क्या। तो P का मान कितना आ गया 2,000 आ चुका है। जब P का मान आपको पता चल गया तो आगे पढ़ सकते हैं। अब वो कह रहा है P प्लस 1000 पे, तो P का मान कितना है, P का मान कितना है आपके पास 2000 प्लस का कितना है 1000, तो आपके पास में मान कितना आ गया 3000। P प्लस का 1000 का मतलब क्या हो गया 3000 पर 5% की दर से निवेशित 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 3000 रुपये की राशि है आपके पास में, 3000 रुपये का 5% से 2 साल का क्या बताना है CI बताना है। देखो 1% निकाल दूं क्या मैं, 1% निकाला तो कितना आया 150, 3% 1% 30 तो 5% कितना हो गया 150। पहले साल 150 मिलेंगे तो दूसरे साल भी 150, तो ब्याज कितना बन जाएगा 300 रुपये आ जाएगा क्या। और अब 150 के ऊपर क्या देगा 5% देगा, 15 पंजा कितना हो गया 75, कहने का मतलब 7.5 रुपये ब्याज और आएगा, तो 700 307 रुपये कितना बन जाएगा 50 पैसा। बात समझ में आई, नहीं आई। पहले साल ब्याज कितना आएगा, देखो अगर 3000 का 5% निकालेंगे तो 150 रुपये आएगा ना, तो आपने कह दिया पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो 150 रुपये मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो दूसरे साल अगर साधारण ब्याज मिलता तो 150 रुपये तो मिलते ही मिलते। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसका मतलब 150 का 5% और लगने वाला है ना, इसका मतलब 7.5 रुपये और लगेंगे, तो दूसरे साल ब्याज कितना देना पड़ा 157 रुपये 50 पैसे। दोनों सालों में मिलाकर के 307 रुपये कितना दे दिया 50 पैसा क्या आ चुका है आपका ब्याज आ चुका है। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को, इजी सा टॉपिक है। हाँ, जो मेरे से स्टूडेंट पढ़े हुए हैं वो जानते हैं मैं कौन सा तरीका फॉलो कर रहा हूँ, एक ही तरीका है, वो किताब झूठ बोल रही है, आप हरिश्चंद्र सच बोल रहे हैं। ज़्यादा मैं आपको फॉर्मूलों में उलझाने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि आपको बेसिक थोड़ा सा आना चाहिए साहब। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन एक बार घर पे दोबारा करना, और जो भी आपको लास्ट ईयर की कोचिंग की सीट दे रखी है वो आप घर पे प्रैक्टिस करें साहब। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी उन सीटों की, ये मामला खराब हो जाना है फिर 19 तारीख को। क्या कह रहा है देखो, टाइम एंड वर्क तो मैं पढ़ा चुका हूं ना आप लोगों को। टाइम एंड वर्क क्या कहा है,
ए बी की अपेक्षा 3 गुना कार्य दक्ष है। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी की इफिशियंसी की बात हो रही है, ए और बी की इफिशियंसी की बात हो रही है। वो कह रहा है ए बी से 3 गुना कार्य दक्ष है। इसका मतलब अगर ये एक काम करता है तो ये कितने काम करेगा, 3। तो टाइम का रेशो बता सकते हो ना, 1 अनुपात कितना आ गया, 3। ए ने कार्य आरंभ किया और 4 दिन के पश्चात उसकी जगह बी काम पर लग गया। कहने का मतलब 4 दिन के बाद बी काम पर लग गया। कहने का मतलब 4 दिन के बाद बी काम लग रहा है। इसका मतलब ए ने काम कितने दिन किया है, 4 दिन तो काम किया होगा ना। अब कह रहा है बी ने 15 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया। ए और बी ने मिलकर 75% काम किया, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो मैं ये कह सकता हूं ना, ये x दिन में काम कर रहा है और ये 3x दिन में काम कर रहा है। अगर मैंने आपको बताया था अगर a कोई काम पूरा काम 10 दिन में करता है तो a का 1 दिन का काम कितना आता है, 1/10। ये बात हुई थी क्या अपनी, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तब आपको क्या बताया था। अब मैं कह दूं ए ने 4 दिन काम किया तो 4 दिन में आप कह सकते हो ना कितना काम कर दिया, 2/5 भाग काम कर दिया गया। इसी प्रकार मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये पूरा काम x दिन में कर रहा है तो 1 दिन का काम कितना आएगा, 1/x। अगर ये पूरा काम 3x दिन में कर रहा है तो 1 दिन का काम कितना आएगा, 1/3x। और किताब कह रही है ए ने कार्य आरंभ किया और 4 दिन के बाद बी काम पर लग गया। 4 दिन के बाद भी लग रहा है, इसका मतलब ए ने काम कितने दिन किया है, 4 दिन काम किया। अगर 1 दिन में 1/x काम करा है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 में कितना x काम कर दिया। बात समझ में आई है क्या। और बी ने काम कितने दिन किया है, 15 दिन काम किया और बाद में छोड़ के गया। अगर 1 दिन में 1/3x काम करा है, 15 दिन अगर ये काम करेगा तो बी ने काम कितना कर दिया, 5/x काम कर दिया जी। बात समझ में आई है क्या। किताब कह रही है ए और बी ने मिलकर 75% काम किया। 75% का मतलब क्या हो गया, 3/4 काम किया है। किसने किया है, ए प्लस किसने किया है, बी ने काम किया। ए ने कितना किया है, 4/x, बी ने कितना किया है, 5/x, और दोनों ने मिलकर कितना काम किया है, 3/4। बात समझ में आई है क्या। एलसीएम कितना आएगा, x आएगा, तो 9/x के बराबर में कितना, 3/4 काट दिया तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 12 आ चुका है। आप लोगों को बताना हो कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो 12 दिन में। बी ने इस काम को कितने दिन में किया, तो कितने दिन में कर दिया, 36 दिन में। आपको बताना क्या है साहब कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो मैंने बता दिया जी बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 36 दिन के अंदर समाप्त कर जाएगा। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। समझ में आई है तो थोड़ी सी चीज को आगे बढ़ते हैं और बताता हूं मैं। ये चीज़ें प्रैक्टिस का खेल है साहब। प्रैक्टिस आप लोग घर पे कीजिए इन क्वेश्चनों की, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बात नहीं बनने वाली। अब मैं आपको 26 तारीख तक डेली के 8-7 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों की थोड़ी सी एक हैबिट बन जाए, आप लोगों की एक आदत बन जाए इन टॉपिक को करने की, क्योंकि आप लोगों ने छोड़ रखी है आजकल ये बीच वाले क्वेश्चन करने। क्योंकि आरआरबी क्लरिकल के अंदर खेल ही बीच वाले का है, क्योंकि 35 क्वेश्चन मैथ में होंगे और 35 क्वेश्चन रीजनिंग में होंगे, तब आपके 70 क्वेश्चन होंगे। तो राजस्थान से जो कैंडिडेट दे रहा है वो 70 प्लस का टारगेट करना पड़ेगा। 70 से 75 नंबर हो सकता है मेरिट चली जाए। तो आरआरबी कलर को नॉर्मल मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आने चाहिए। तब मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर आपको टॉपिक में दिखा दूं बोर्ड पे, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपसे पेपर में उठ जाए जो नए बच्चे हैं। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, एक बर्तन में 48 लीटर दूध है, जैसा कह रहा है वैसा लिख देता हूं। ये बर्तन बना लिया साहब मैंने, और वो कह रहा है बर्तन के अंदर दूध बता रहा है। दूध कितना है, 48 लीटर बताया गया, और इस बर्तन का नाम मान लेते हैं हम, ए बर्तन दे देते हैं। और x लीटर क्या है, पानी दिया गया है। वो कह रहा है बर्तन के अंदर क्या है, x लीटर पानी है। यदि एक अन्य मिश्रण है, एक अन्य बर्तन मान लेते हैं, ये बी बर्तन की बात हो रही है, और जिसमें दूध कितना है, 2x लीटर। वो कह रहा है इसके अंदर जो दूध है वो कितना है, 2x लीटर। और पानी आपके पास में कितना दे रखा है, पानी कितना है आपके पास में, 3x लीटर आपको पानी दे रखा है। वो कह रहा है उसे एक बर्तन में डाल दिया जाए। वो कह रहा है इन दोनों को उठा करके, मान लो एक बर्तन है C,
इन दोनों को उठा करके एक अन्य बर्तन के अंदर डाल दिया जाए तो परिणामी मिश्रण कितने का हो जाए? 60 लीटर का हो जाए। देखो, अगर इस बर्तन को उठाएंगे तो यहां से दूध कितना आएगा, जरा मेरे को ये बता दो, दूध कितना आएगा? 48 लीटर आ जाएगा क्या यहां से? अगर मान लो ये 2x लीटर नहीं है, ये मान लो 20 लीटर होता और इस बर्तन को इस सी के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर दूध कितना हो जाता? 68 लीटर हो जाता क्या? इसी प्रकार मान लो ये 10 लीटर यहाँ पर पानी है, अगर सी के अंदर डालेंगे तो 48 तो ये आएगा, और 10 लीटर अगर ये पानी आएगा और यहाँ पर मान लो ये 30 लीटर होता तो इसके अंदर पानी कितना हो जाता? 10 लीटर ये वाला पानी और 30 लीटर ये वाला पानी, तो पानी कितना हो जाता? 40 लीटर हो जाता ना। अब आपके पास में क्या है, ये x के अंदर फॉर्म में है, तो आप ये कह सकते हो दूध के अंदर दूध मिलेगा, पानी के अंदर पानी मिलेगा। ये 2x लीटर यहां से आएगा तो बर्तन सी के अंदर टोटल दूध कितना हो गया? 48 प्लस का कितना? 2x लीटर। और पानी की अगर मैं बात करूं तो यहां से पानी कितना आएगा? x लीटर पानी आएगा क्या? और यहां से पानी कितना आएगा? 3x लीटर आएगा। तो बर्तन सी के अंदर टोटल पानी कितना है? 4x लीटर पानी हो गया। अगर आप लोगों से ये कह देता कि परिणामी मिश्रण के अंदर बर्तन सी के अंदर 60 लीटर पानी है तो आप क्या कहते? 4x का मान 60 लीटर के बराबर हो जाता। लेकिन ये क्या कह रहा है? परिणामी मिश्रण है कितने का? 60 लीटर का मिश्रण की बात कर रहा है। मिश्रण का मतलब दूध प्लस क्या है? पानी। तो दूध प्लस पानी कर दे तो ये क्या बन गया? मिश्रण बन चुका है। आपके अनुसार बर्तन सी के अंदर कितने का मिश्रण हो रहा है? 48, और ये कितना हो गया? 6। तो मैं कह सकता हूं 48 प्लस का 6x, और किताब वाला झूठ बोल रहा है। ये क्या कह रहा है? कितने का है? 60 लीटर का। तो बराबर में क्या लिख दिया? 60। ये इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6x के बराबर में कितना आ गया? 12 लीटर। तो x का मान कितना हो गया? 2 लीटर। अब मेरे से अगर पूछ लेता कि इस बर्तन B के अंदर जो आपके पास में दूध की मात्रा है वो कितनी है, तो मैं बता देता 4 लीटर इसमें दूध था। इसके अंदर पानी कितना था? 6 लीटर। मेरे से इस बर्तन में पूछता तो यहां पर पानी कितना था? 2 लीटर। लेकिन मेरे से पूछा क्या गया तो अंतिम मिश्रण के अंदर दूध कितना है। अंतिम मिश्रण का मतलब इन दोनों बर्तनों को मिलाने के बाद में दूध कितना हुआ। तो देखो जरा, 48 लीटर तो ये दूध है ना आपके पास, और यहां से दूध कितना आ गया? 4 लीटर। तो अंतिम मिश्रण में दूध तो कितना है? 52 लीटर। आपसे पूछा जाता अंतिम मिश्रण में पानी कितना है, तो 2 लीटर तो ये पानी है और 6 लीटर ये पानी है, तो आपके पास में कितना हो गया? 8 लीटर क्या हो जाता? अंतिम मिश्रण के अंदर पानी हो जाता। सा बात समझ में आई है क्या आप लोगों को? अगर बात समझ में आई है तो एक बार आप कोशिश करना, ये टॉपिक घर पे करने की कोशिश कीजिए आप लोग, और मैं डेली आप रूटीन से आप लोगों को ये 26 तारीख तक मैं ये बीच वाले सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। टॉपिक नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि टॉपिक करवाऊंगा टाइम बहुत लग जाएगा। हाँ, मैं नए नए क्वेश्चन जो आपने नहीं देखे हैं वो मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। और कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए, आप लोग रेगुलर तैयारी बनाए रखें। आगे वाले पेपर के ऊपर ध्यान दें, जो 19 और 20 और 26 तारीख को आपका पेपर होने जा रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ आपका पेपर पास हो जाने वाला है। गुजरात की अगर मैं बात करूं प्लस माइनस 45 हो सकता है। किसी कैंडिडेट ने 42-43 क्वेश्चन किए हैं, उसका गुजरात से पेपर पास हो जाना है जी। इतना ही आपका 52, 53, 55 नंबर आपका राजस्थान के अंदर आराम से बात बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी साहब IBPS का कोई पता नहीं है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अपने तो यही मान के चल रहे हैं लगभग कट ऑफ यही जाती है। आज तक आइडिया अपना गलत नहीं हुआ है, हर बार अपने निकालते हैं वो सही जाता है। लेकिन आप लगातार तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय जी।